नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। श्रमिकों ने बताई अंधेरे में बिताए गए 17 दिनों की कहानी, प्ले कार्ड और चोर सिपाही बना सहारा। डिजिटल फ्रॉड की वजह से सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा, यूपी के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा एयरपोर्ट। सुरंग में बाहर निकले श्रमिकों से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, बोले मजदूरों ने दिया संयम और साहस का परिचय। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा को गरमाने में जुटे संघ और भाजपा, पीएम मोदी और मोहन भागवत के दौरे ने दिए संकेत। पीएम मोदी करेंगे किरतपुर मनाली फोरम का उद्घाटन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भेजा प्रस्ताव, पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार, 1.5 घंटा कम वक्त लगेगा। 1.5 महीने में 3 लाख नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी, बेरोजगारी के मुद्दे को कुंद करने की तैयारी। साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने की तैयारी में वित्त मंत्री सीतारमण, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने पर दिया जोर। घबराए नहीं निवेशक, पीएम मोदी अच्छे बहुमत से सत्ता में करेंगे वापसी, वित्त मंत्री ने कहा सरकार भविष्य में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर की दिव्यांग बेटी ने पीएम मोदी से लगाया गुहार, कहा मोदी जी स्कूल तक सड़क बनवा दीजिए, कई बार गिरी हूं। पीएम मोदी के मंत्रियों को सलाह, विकसित भारत संकल्प यात्रा में ले भाग, योजनाओं का होगा प्रचार प्रसार। पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद, अब तक जुड़ चुके हैं लाखों लोग। मणिपुर में मतई उग्रवादी संगठनों पर कसेगा शिकंजा, गृह मंत्रालय ने बनाया ट्रिब्यूनल, गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज शामिल। चीन में डरा रही रहस्यमय बीमारी, कर्नाटक सरकार हुई अलर्ट, एडवाइजरी में दी लोगों को सलाह। आईएनएस इम्फाल के क्रेस्ट का अनावरण, रक्षा मंत्रालय ने कहा मणिपुर के लोगों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि। रोजगार मेले में आज 51,000 से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी, पीएम मोदी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, इसरो स्टेट ने 600 से अधिक गामा किरण विस्फोटों का पता लगाया। अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए 13.5 लाख करोड़ डॉलर का निवेश जरूरी, WEF की रिपोर्ट में अनुमान। न्याय तक समान पहुंच की राह में अंग्रेजी भाषा एवं खर्च बड़ी बाधा, राष्ट्रपति मुर्मू ने समानता पर दिया जोर। फिलिस्तीन के समर्थन में जुटे अरब देशों के राजदूत, बैठक में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने की हुई मांग। हमास मामले पर भारत का रुख असाधारण, आतंकवाद पर कोई देश ना करे समझौता, इजरायल का बड़ा बयान। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देगा नासा, भारत यात्रा पर एजेंसी प्रमुख बिल नेल्सन, चंद्रयान 3 की सफलता की भी दी बधाई। 7 दिनों में होना चाहिए अंतिम संस्कार, लावारिस शवों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। नहीं रहे वॉरेन बफेट के सबसे भरोसेमंद साथी, चार्ली मंजर 99 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, बिटकॉइन को बताया था जहर। फिलिस्तीन की मदद के लिए यूएन में भारत ने युद्ध विराम का किया स्वागत, बताया युद्ध का हाल। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। साउथ अफ्रीका दौरे पर व्हाइट बॉल सीरीज में नहीं खेलेंगे विराट कोहली, बीसीसीआई से मांगी है छुट्टी। चंद्रयान 3 के बाद भारत एक और सफलता के करीब, नासा देगा बड़ा तोहफा। रंग लाई मोदी बाइडेन की दोस्ती, अमेरिका ने रिकॉर्ड 1.4 लाख भारतीय छात्रों को दिया वीजा। नासा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में समन्वय को तैयार, नेल्सन ने चंद्रयान 3 की सफलता को सराहा। युद्ध विराम का 5वां दिन, 30 फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई के बदले हमास ने 12 बंधकों को छोड़ा। स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट लहराएंगे तिरंगा, 2024 में ISS भेजने की तैयारी, नासा और इसरो साथ मिलकर करेंगे काम। महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का बढ़ेगा समय, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। पीएम किसान योजना में बड़ा घोटाला, 1.87 करोड़ रुपए डकार गए, 1321 फर्जी किसान। तेलंगाना में वोटिंग से पहले कांग्रेस MLA फिरोज खान के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव में रुपए बांटने का आरोप। भारत पर लगा पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप, केंद्र ने यूएस के आरोपों पर उठाया बड़ा कदम, हाई लेवल जांच कमेटी का गठन।
आईटीबीपी के महानिदेशक अनिल दयाल सिंह को सौंपा गया सीआरपीएफ का बल का अतिरिक्त प्रभार। 30 नवंबर को डीजी थाउसेंड होंगे रिटायर। रेलवे का खाना बना जहर। चेन्नई से पुणे जारी ट्रेन का खाना खाकर बीमार हुए 90 यात्री, अस्पताल में भर्ती होने की आई नौबत। योगी सरकार ने पेश किया 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट। अमित शाह के निशाने पर गैर बीजेपी शासित राज्य, 2-2 हाथ की शुरुआत ममता बनर्जी से। काले धन से संबंधित एसआईटी जल्द 8वीं अंतरिम रिपोर्ट जमा करेगी, उपाध्यक्ष पशायत ने कही बात। आयकर विभाग ने हिंदुओं समूह की इकाइयों का किया सर्वे। कर चोरी की जांच के लिए चलाया जा रहा अभियान। 5 वर्षों तक चलती रहेगी गरीब कल्याण अन्न योजना। महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा ड्रोन। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है बीजेपी। बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार। अमित शाह ने किया कोलकाता में रैली को संबोधित। दुनिया में कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, उपकरण की गुणवत्ता पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जापान के तट पर क्रैश हुआ अमेरिका का ओस्प्रे सैन्य एयरक्राफ्ट, 8 लोग थे सवार। नॉन इंटरलॉकिंग निर्माण कार्यों और कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द, कई गाड़ियों का बदला समय। यात्रा से पहले चेक कर ले पूरी डिटेल्स। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा जिस दिन राजनीति और धर्म दोनों हो जाएंगे अलग, उस दिन बंद हो जाएंगे नफरती भाषण। प्रधानमंत्री गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। उपराष्ट्रपति 1 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। सीएए को लागू करना है तो लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को दो ये वोट। कोलकाता में गरजे अमित शाह। सोशल मीडिया पर 30 नवंबर से पहले ही आने लगे एग्जिट पोल। चुनाव आयोग सख्त, कहा नोटिस भेजेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में दिया जवाब, बोले डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रभावी उपाय। श्रमिकों की सकुशल वापसी से भाजपा को मिल सकता है मोदी की श्रमिक हितैषी छवि का फायदा। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को मिलेगा सेवा विस्तार, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। सीएए पर अमित शाह ने दी ममता बनर्जी को चुनौती, कहा ये देश का कानून, इसे कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने माना मुख्य सचिव पर केंद्र सरकार का फैसला। पैगंबर के अपमान पर कश्मीर के कॉलेजों में तनाव, जगह जगह आंदोलन, बंद करना पड़ा एनआईटी। मुख्यमंत्री और मंत्री से मिलकर बिलों पर चर्चा करो, नहीं तो हम बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट की केरल के राज्यपाल को 2 टोक। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने अपनों को लताड़ा, कहा मोदी 73 साल की उम्र में तेजस उड़ा रहे, पाकिस्तान का पीएम भीख मांगने गया। लश्कर को बैन करने का यह बदला चाहता है इजराइल, अरबों की एकजुटता को देनी है टक्कर। जिसकी रिपोर्ट ने सिसोदिया को भेजा जेल, केंद्र से मिला उस अधिकारी को 6 महीने का एक्सटेंशन, केंद्र का फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी मंजूर। 2026 में वोटों से लेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का बदला, बंगाल में अमित शाह बोले लागू करेंगे सीएए, बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, एफडीआई नीति के तहत पहली लैंड सब्सिडी को मंजूरी, 150 करोड़ का निवेश, 700 लोगों को रोजगार। राम मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की खास तैयारी, जनवरी से शुरू होंगे 100 स्पेशल ट्रेन। पूर्वोत्तर के प्रतिबंधित संगठन में शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर, गृह मंत्री अमित शाह ने कही बात। ज्ञानवापी के 2 मामलों की सुनवाई टली, एएसआई की टीम को मोहलत मिलेगी या नहीं, आज होगी सुनवाई। भवन निर्माण श्रमिकों के लिए बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र, आधार और ई डाटाबेस से जोड़ा जाएगा। गौतम अडानी एक बार फिर दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में, समूह के शेयर में मजबूती से फायदा। चीन को झटका, 7% की दर से बढ़ेगा भारत। गौतम सिंघानिया की बढ़ी मुश्किलें, प्रॉक्सी फर्म ने की आरोपों की जांच की मांग। अमेरिकी चिप निर्माता एएमडी ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा डिजाइन केंद्र खोला, 3000 लोगों को मिलेगी जॉब। सोने में 100 रुपए की तेजी, चांदी 78,200 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर स्थिर। बड़ा सरेंडर, पूर्वोत्तर के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन ने डाले हथियार, हस्ताक्षर करते ही शाह ने दी अच्छी खबर।
भारत से संपर्क साधने को बेचैन तालिबान, कहा दिल्ली में जल्द खोलेंगे बंद पड़ा अफगान दूतावास। भारत के T-90 और अर्जुन टैंक से डरा पाकिस्तान, तुर्की से खरीद रहा किलर मिसाइल। घर खरीदारों के लिए IBC में होंगे 3 बड़े बदलाव। RP कर सकेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, जहां है जैसा है की तर्ज पर भी ले सकेंगे पोजीशन। विकसित भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा एक विजन प्लान, नीति आयोग के CEO बोले PM जारी करेंगे डॉक्यूमेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नेपाल की अदालत के 2 न्यायाधीशों का किया स्वागत, दोनों ने देखी उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा योजना 5 जनवरी से होगी लागू। जोधपुर के घी से होगी रामलला की महाआरती, अयोध्या भेजा जाएगा 600 किलो घी, देव दीपावली पर भेजे गए 108 कलश। योगी सरकार ने पेश किया 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट, अयोध्या को दी अरबों की सौगात। VIP की तरह ना जाओ, जनता तक पहुंचाओ काम, PM नरेंद्र मोदी की मंत्रियों को नसीहत। तेलंगाना में मुस्लिमों को PM मोदी का भरोसा, हेल्थ और एजुकेशन पर और काम करेगी सरकार। ऑल टाइम हाई पर सोना 63,000 के करीब पहुंचा, 10 ग्राम का भाव, चांदी भी 76,000 रुपए किलो के करीब। कर्मचारियों को दिया मतगणना का परीक्षण, सबसे पहले होगी डाक मतपत्रों की गिनती, 30 मिनट बाद शुरू होगी EVM से गणना। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। श्रमिकों ने बताई अंधेरे में बिताए गए 17 दिनों की कहानी, प्ले कार्ड और चोर सिपाही बना सहारा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह नेगी 8:30 बजे सुरंग से बाहर निकल गए। सबसे पहले अपने बड़े भाई जयमाल सिंह नेगी से मिले। जयमाल सिंह नेगी ने कहा कि गब्बर सिंह नेगी से उनकी यह मुलाकात भरत मिलन से कम नहीं है। इस मिलन का सभी ने स्वागत किया, यह क्षण उनके लिए सबसे खास है। गब्बर सिंह नेगी ने अपने बेटे आकाश और पत्नी से भी बात की तथा खुद को सकुशल बताया। गब्बर सिंह नेगी ने बताया कि सभी श्रमिकों ने हिम्मत दिखाई, जिसके कारण सभी श्रमिक उन्हें सकुशल निकालने में जुटी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी एजेंसी एवं रेड माइनर्स की टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हम सभी को नया जीवन देने का प्रयास किया है। सुरंग में फंसकर नया जीवन पाने वाले झारखंड के खिड़बोड़ा निवासी श्रमिक अनिल बेदिया ने कहा कि सुरंग में कैद होने के बाद पहले 2 दिन तो बहुत अधिक घबराहट हुई। उसके बाद जब पाइप के जरिए स्वजन समेत अन्य लोगों से बात होने लगी तो बड़ी हिम्मत मिली। 10वें दिन पहली बार पका हुआ खाना मिलने के बाद तो मन का सहारा कि अगर 1-2 महीने में सुरंग के अंदर रहने लगे तो हमें कुछ नहीं होने वाला। अनिल पहले श्रमिक है जो सिल्क यार्ड सुरंग से सबसे पहले बाहर आए। सुरंग के बाहर अनिल के स्वागत को उनके बड़े भाई सुनील भी मौजूद थे। ताकि सुरंग में वक्त गुजारने के लिए उन्होंने कागज के प्ले कार्ड बनाए, उनसे खेलकर ही ज्यादातर वक्त काटा था। बाकी समय वह साथियों के साथ सुरंग में टहलते रहते थे और थक जाने पर सोने का प्रयास करते थे। अनिल ने कहा कि कैद की अवधि में उन्हें दुआएं मिली, तमाम लोगों का प्यार मिला। सुरंग से बाहर जैसा स्वागत हो रहा है उसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। डिजिटल फ्रॉड की वजह से सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया, यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब तक अपने जहन में ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया। दरअसल यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है। सस्पेंड किए गए वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन देन से जुड़े थे। दरअसल इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर ही बता दें कि वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है। जोशी ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड को बढ़ते मामले को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए कि बैंकों को उनकी प्रक्रिया और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठक होती रहेंगी। इसके साथ ही मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्य को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकार को डेटा सुरक्षित को भी बनाने पर गौर देना चाहिए। विवेक जोशी ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत कराया जाए और किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्तीय
निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरूक करने की बात पर जोर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरंग से बाहर निकले श्रमिकों से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, बोले मजदूरों ने दिया संयम और साहस का परिचय। जी हाँ दोस्तों, उत्तरकाशी के सिल्क 11 सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को मंगलवार रात सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 400 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार मजदूरों ने इस जंग को जीत लिया। श्रमिकों के सकुशल सुरंग से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन से उनसे बातचीत की और उनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस बातचीत की जानकारी पीएम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी। उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने परियोजना जितनी भी सराहना किया जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी शक्ति परियोजना के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की समीक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति परियोजना के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की समीक्षा की। गौरतलब है कि एयरपोर्ट के रनवे का काम दिसंबर अंत तक, टर्मिनल बिल्डिंग का काम मई 2024 तक पूरा करने की समय निर्धारित की गई है। माना जा रहा है कि यूपी के विकास के लिए एयरपोर्ट गेम चेंजर परियोजना का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। एयरपोर्ट राजधानी दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहा है। इस विशेष परियोजना का काम सितंबर 2024 तक समाप्त होने के निर्धारित समय में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार के लिए काम दिसंबर 2024 तक लगेगा, लेकिन पहले हुई अफसरों की बैठक में दावा किया गया कि रडार के बिना भी एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सकेगा। एयरपोर्ट पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए द बांगर्स में 4 MLD के 2 रैनी वेल का निर्माण कार्य 6 माह में पूरा हो जाएगा। इसके लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा चुकी है। एयरपोर्ट पर जलपूर्ति के लिए दायनतपुर एवं फैलदा बांगर में 2 रैनी वेल का होगा निर्माण कार्य भी होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1.5 महीने में 3 लाख नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी, बेरोजगारी के मुद्दे को कूंद करने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बेरोजगारी के मुद्दे की धार कुंद करने में जुटी मोदी सरकार अगले 1.5 महीने में करीब 3 लाख युवाओं को विभिन्न मंत्रालय और विभागों में सरकारी नौकरी देगी। रोजगार मेले के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 1 साल में 6.5 लाख युवाओं इस कड़ी में 11वें रोजगार मेले में पीएम बृहस्पतिवार को 50,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सरकारी सूत्रों ने कहा कि बीते साल धनतेरस से अब तक 10 रोजगार मेले हो चुके हैं। सरकार की लक्ष्य दिसंबर तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना है। 11वें रोजगार मेले के बाद सरकार 7 लाख नियुक्ति पत्र बांट चुकी होगी। शेष 3 लाख नियुक्ति पत्र दिसंबर में दिए जाएंगे। लक्ष्य से दूरी की स्थिति में अंतिम रोजगार मेले का आयोजन जनवरी में हो सकता है। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की घोषणा पीएम मोदी ने बीते साल अक्टूबर में की थी। तब से पीएम खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। पीएमओ ने DOPT के जरिए विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों को अगले माह तक हर हाल में रिक्त पद भरने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा पीएम नियमित तौर पर हो रही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में देश भर में 38 जगह नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। युवाओं को रेल, गृह, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, साक्षरता विभागों में नौकरियां दी जाएंगी। गडकरी, नागपुर, अनुराग ठाकुर, शिमला, अर्जुन मेले की शुरुआत बीते साल 22 अक्टूबर को धनतेरस पर की गई थी। तब से पीएम मोदी ने करीब 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इसी साल 22 नवंबर को दूसरे व्यापार मेले में करीब 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपे थे।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घबराए नहीं निवेशक, पीएम मोदी अच्छे बहुमत से सत्ता में करेंगे वापसी। वित्त मंत्री ने कहा सरकार भविष्य में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। यहाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएंगे और वैश्विक निवेशकों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए भविष्य में सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन ग्लोबल फोरम द्वारा वर्चुअल तौर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए सीतारमण ने कहा कि निवेशकों को अप्रैल मई 2024 में होने वाले चुनावों के नतीजे के बारे में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। निवेशकों को चिंतित होना स्वाभाविक है और हम इसका समझते भी है। हालांकि मैं और अन्य लोग जो भारतीय अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, वर्तमान राजनीतिक माहौल को देख रहे हैं, जमीनी स्तर की वास्तविकताओं को देख रहे हैं, उससे यह समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वापस आ रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर भारतीय के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए। कारोबारी माहौल में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने एक वर्ग के लिए काम किया हो और दूसरे के लिए नहीं किया हो। रोजगार के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने आयोजित होने वाले रोजगार मेले के माध्यम से इस साल दिसंबर तक देश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक लगभग 8 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे पर इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक परियोजना है और किसी एक या अन्य घटना से प्रभावित होने वाली नहीं है। इस परियोजना के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन जो भी देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परियोजना से जुड़े हैं, उनकी पूरी तरह मानना है कि यह वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने की तैयारी में वित्त मंत्री सीतारमण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने पर दिया जोर। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि साइबर धोखाधड़ी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और घोटालेबाजों को सिस्टम से खिलवाड़ करने से रोकने के लिए तकनीक डोर अपने हाथों में लेने की जरूरत है। मंत्री ने डेट विद टेक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए जहां लोगों को फोन कॉल या एसएमएस के माध्यम से धोखा दिया जाता है, सरकार समय समय पर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की समीक्षा करती है। साथ ही नियमित आरबीआई अपने स्वयं के सिस्टम की समीक्षा करता है। बीमा कंपनी भी अपने सिस्टम की समीक्षा करने ने कहा कि हम लगातार वही कर रहे हैं जो आवश्यक है। जब तक जागरूकता नहीं आती तब तक हम लोगों के मन में यह जागरूकता पैदा नहीं कर पाते कि मुझे अपने फोन कहीं गई किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब तक नागरिक जोखिम है। यह भी कहा कि हमें इस बात को लेकर चिंता है कि लोगों को कॉल आ रही है जिससे वे ऐसी स्थिति में फंस रहे हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें पैसे का नुकसान हो रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं वे प्रौद्योगिकी के उपयोग और दुरुपयोग के मामले में शायद हमसे एक पायदान आगे है। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। यह कभी ना खत्म होने वाला खेल है, क्योंकि प्रौद्योगिकी एक ऐसा जानवर है जो चलती रहती है आपसे बहुत आगे दौड़ रही है। मंत्री ने कहा कि बड़े संस्थानों व्यवस्थित रूप से संवेदनशील स्थानों के पास पर्याप्त तकनीक होनी चाहिए और टीमों को रोजमर्रा के आधार पर हर वॉल के लिए पर्याप्त रूप से परीक्षित किया जाना चाहिए और यह जांचते रहना चाहिए कि फायरवॉल हम पर है या नहीं। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रही है कुछ ताकतें, सीएम बीरेन सिंह बोले यह आपस में झगड़ने का समय नहीं। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि कुछ ताकतें मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। राज्य की मौजूदा स्थिति का समाधान खोजने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि राजनीतिक मतभेदों को राजनीतिक ही रहने दे। जब मुद्दा राष्ट्र या राज्य की एकता का हो तो सभी मतभेदों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह आपस से झगड़ने का समय। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सभी रचनात्मक आलोचनाओं, सलाहों और सुझावों को स्वागत करती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र पर जातीय हिंसा से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मणिपुर के कुकी जो समूह आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग प्राश्रय नागा के कई प्रमुख संगठनों ने सोमवार को कहा कि वो मौजूदा संघर्षों को लेकर अपने क्षेत्र में किसी भी रैली या आंदोलन की अनुमति नहीं देंगे। यह कदम मणिपुर में अलग प्रशासन की मांग को लेकर कुकी संगठनों के 29 नवंबर को रैलियों के आह्वान के मद्देनजर उठाया गया। इनमें उखड़ुल की रैली भी शामिल है। तांगखुल नागा 2 उखड़ुल और उग्रवादी संगठन यूनाइटेड ट्राइबल लिबरेशन आर्मी यानी कि UTLA
के कैडर को असम के कछार जिले में गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम असम राइफल्स और असम पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया। उसकी हुई है, वह मणिपुर के सेनापति जिले के निवासी है। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल और गोला बारूद से भरे मैगजीन जब्त की। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।